हेलो गाइस, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है द फर्स्ट एम्पायर एंड अशोका। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चे, आप ध्यान से स्क्रीन पे सारे बच्चे देखेंगे। इस चैप्टर के बारे में हम बहुत सारी डिटेल में बातें जानेंगे और बहुत सारी चीज़ें जो हमें अच्छे से इसके बारे में जानना है। तो चलिए इस मज़ेदार चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बच्चे मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पर बताया गया है, अम्पायर और किंगडम में क्या अंतर होता है। बच्चे एम्पायर क्या होता है और किंगडम क्या होता है, आप देखोगे ध्यान से, आपको यहाँ पर बता रखा है, यहाँ पर एम्पायर बता रखा है, यहाँ पर किंगडम। इसमें मैं आपको भी अंतर बताता हूँ कि अम्पायर क्या होता है और किंगडम क्या होता है। बेटा अगर कोई बहुत बड़ा इलाका है और उस बहुत बड़े इलाके का राजा है, इलाके को कहते हैं एम्पायर और राजा को कहते हैं एम्परर, ठीक है। और अगर कोई बहुत छोटा इलाका है और उस छोटे इलाके का कोई राजा है, छोटे इलाके को कहते हैं किंगडम और उसके राजा को कहते हैं किंग। ये डायनेस्टी में हमारा टॉपिक नहीं है, तो बच्चे हम सिर्फ ये दो बातें जानेंगे कि अंपायर क्या होता है और किंगडम क्या होता है। गौर से देखना सारे के सारे बच्चों, ठीक है। हमें पता चल रहा है यहाँ पर बच्चे एम्पायर किसे कहते हैं और किंगडम किसे कहते हैं। तो ये चीज़ बहुत ही सिंपल और क्लियर है अंपायर और किंगडम के बारे में। अगर कोई बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा साम्राज्य है, उस बहुत बड़े साम्राज्य को कहते हैं अंपायर। क्या कहते हैं? अंपायर, ठीक है। और अगर कोई छोटा साम्राज्य है तो उसे बोलते थे किंगडम। तो बच्चे कितना सिंपल है हमारे बारे में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। बच्चे गौर से सुनिएगा। बच्चे यहाँ पर देखिए बताया जाता है कि अंपायर का जो राजा होता है, गौर से देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अंपायर का जो राजा होता है वो होता है एक एम्परर। देखो लिखा हुआ है ना, अंपायर का जो राजा होता है, एक बहुत बड़े साम्राज्य का जो राजा होता है उसको बच्चे हम कहते हैं एम्परर, ठीक है। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था ना, छोटे साम्राज्य को कहते हैं किंगडम, ठीक है। मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया था छोटे साम्राज्य को किंगडम कहते हैं, बड़े साम्राज्य को अंपायर कहते हैं, और बड़े साम्राज्य का जो राजा होता है उसे कहते हैं आपका एम्परर। आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है रूलर ऑफ अंपायर इज एम्परर, मतलब कि जो बड़े साम्राज्य का राजा होता है उसे एम्परर कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। बच्चे देखिए बहुत बड़ा भारत, आपको यहाँ पर भारत का नक्शा दिखाया गया है जिसके बारे में आपको देखा है, पूरे भारत का नक्शा दिखाया है। बहुत बड़ा साम्राज्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जिस बड़े साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले बच्चे, उसका नाम है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। हमारे भारत का सबसे पहला एम्परर, माने कि आज से पहले हमारे इस भारत में बहुत सारे साम्राज्य रहे हैं, मगर बहुत बड़ा साम्राज्य बनाने वाला वो पहला आदमी, उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। गौर से देखिएगा स्क्रीन पे, आपके सामने जो शख्स है वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, पूरे भारत का सबसे पहला सबसे बड़ा साम्राज्य बनाने वाला व्यक्ति यहाँ पर आप देख सकते हो, चंद्रगुप्त मौर्य। और ध्यान से देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अगर आप गौर करेंगे ध्यान से तो यहाँ पर देखो नीचे लाइन पे लिखा भी हुआ है द फर्स्ट एम्परर ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत के पहला एम्परर, मतलब ये वो पहला आदमी है जिसने भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया, और जो सबसे बड़े साम्राज्य का राजा होता है उसे एम्परर कहते हैं। तो ठीक है, ये चीज़ हम लोग अपने दिमाग में ध्यान से डाल के रखेंगे, ठीक है। सारे के सारे बड़े गौर से सुनना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो बच्चे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमें बताया है, जो आज हम पढ़ेंगे मौर्यन डायनेस्टी के बारे में। बेटा मौर्यन डायनेस्टी, पूरे मौर्यन डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे कि मौर्यन डायनेस्टी में कौन कौन से राजा आए हैं, हर एक चीज़ इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चे। द मौर्यन डायनेस्टी, एक चीज़ मैं आपको बार बार रिपीट कराऊंगा बच्चे, हमारे भारत का सबसे पहला एम्परर है ये, मतलब कि भारत में इससे पहले, भारत देख सकते हो आप यहाँ पर, ये इंडिया का नक्शा दिख रहा है आप लोगों को, है ना। इंडिया में इससे पहले भी बहुत सारे राजा रहे थे, लेकिन उनका साम्राज्य छोटा सा था। अब भाई बड़ा साम्राज्य बनाकर हुकूमत करने वाला वो पहला व्यक्ति था चंद्रगुप्त मौर्य। तो बच्चे मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इनके एंड पे क्या आ रहा है, गौर से देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, देखो मौर्य आ रहा है ना, तो हम सारे मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे कि ये मौर्यन डायनेस्टी क्या होती है, मौर्यन डायनेस्टी के बारे में डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। बच्चे गौर से सुनिएगा, मौर्यन डायनेस्टी की पहली बार खोज
करी थी किसने? बच्चे ध्यान से सुनना, द मौर्यन, द ही फाउंड द मौर्यन डायनेस्टी। बेटा अब कई लोग सोचते हैं कि सर मौर्यन डायनेस्टी को ढूंढने का मतलब क्या है, ये कोई सामान थोड़ी है कि मैंने इसे ढूंढ निकाला। बेटा मौर्यन डायनेस्टी को फाउंड करने का मतलब होता है मौर्यन डायनेस्टी का सबसे पहला राजा, मतलब कौन मौर्यन था। ये बच्चे देखो ध्यान से देखना, बच्चे ध्यान से देखिएगा इस पे, ये देखो आपको देखो तस्वीर में दिखेगा, गौर से देखिएगा बच्चों। मैं आपसे कह रहा हूँ ये जो मौर्यन है ना, मौर्यन मतलब मौर्यन को जो सबसे पहला राजा था वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखना। इससे पहले भी मौर्य थे, मगर वो मौर्य ने पूरे भारत जैसे साम्राज्य पे राज नहीं करा। तो याद रखना मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद काफी सारे मौर्य लोग राजा बने, काफी सारे लोग राजा बने बच्चे, ठीक है। इनके बाद ना बहुत सारे लोग राजा बने थे, ठीक है बच्चे। अब आगे देखते हैं, मौर्यन डायनेस्टी की खोज करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसका मतलब मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर मतलब है मौर्यन डायनेस्टी की खोज का मतलब है कि मौर्यन डायनेस्टी का पहला राजा कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखो यहाँ पर हमें बता रखा है, आप तस्वीर में देखो ध्यान से, मौर्यन डायनेस्टी ने किन किन इलाकों पे भारत के कब्जा किया, देखो ध्यान से। इस तस्वीर के अंदर अगर आप देखोगे जितना भी ऑरेंज वाला आपको इलाका दिख रहा है ना बच्चों, इन सारे इलाकों पे मौर्यन डायनेस्टी का कब्जा था। एक बार देखते हैं कौन कौन से इलाके हैं। यहाँ पर मॉडर्न बिहार आता है, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश आता है और बंगाल आता है, ठीक है बच्चे। ये सारे के सारे इलाके को हम इंडो जेंजेटिक प्लेन भी कहते थे, इंडो गैंजेटिक प्लेन, देखो दिख रहा है यहाँ पर इंडो जेंजेटिक प्लेन। बेटा इंडो जेंजेटिक प्लेन वो इलाका होता था, अगर पेपर में सवाल आएगा व्हाट इज इंडो जेंजेटिक प्लेन, देखो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है ये इंडो जेंजेटिक प्लेन है। भाई इंडो जेंजेटिक प्लेन क्या होता है? इंडो जेंजेटिक प्लेन वो इलाका है जहाँ पर हमारे मौर्यन डायनेस्टी का राज था। देखो भारत के कितने बड़े इलाके में। अब इंडो जेंजेटिक प्लेन में कौन कौन से इलाके आते हैं? मॉडर्न आपका बिहार आता है, आपका ईस्टर्न उत्तर प्रदेश आता है और आपका बंगाल आता है। इन तीनों इलाकों पे हमारा जो था मौर्यन डायनेस्टी का कब्जा था, उनका साम्राज्य था, ठीक है। अब बच्चे देखते आगे। बेटा देखो ध्यान से, बिहार जिसके बारे में हमने पढ़ा, और अगर आप लोगों को बिहार नहीं पता तो मैं आपको एक बार मैप पे दिखाता हूँ बिहार कहाँ है। भाई इस तरफ होता है बिहार, ठीक है बच्चे, इस जगह पर ना बिहार आता है। आज हम बिहार कहते हैं। आप लोगों को पता है जो अशोका साम्राज्य है, हर राजा का ना अपना एक साम्राज्य होता है, मगर वो किसी एक जगह पर रहता है, जो आप बोल सकते हो उसकी राजधानी है ना, तो जहाँ पर वो रहता है। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ, एक राजा का इलाका ये भी है, एक राजा का इलाका ये भी है, ये भी है और ये भी है। इन सभी इलाकों पे राजा की हुकूमत है, वो यहाँ पर भी रहता है, वो यहाँ पर भी उसकी हुकूमत है, यहाँ पर और यहाँ पर। लेकिन उसका रहने का काम है इस वाले इलाके में, मतलब इस वाले इलाके में वो रहता भी है, इस इलाके में उसकी महल भी है, हर चीज़। तो इसका मतलब ये उसकी राजधानी है जहाँ पर वो रहता है और हुकूमत करता है। इस इलाके से बैठकर वो चारों के चारों इलाकों को कंट्रोल कर रहा है, तो उस इलाके को उसकी राजधानी माने कैपिटल कहा जाता था। अब अभी हमने पढ़ा इंडो जेंजेटिक प्लेन में कौन से साम्राज्य की हुकूमत थी? गुप्ता डायनेस्टी। आपको बताया ना मौर्यन डायनेस्टी, अच्छा सॉरी बच्चे, आई एम सो सॉरी, मौर्यन डायनेस्टी। आप देख सकते हो मौर्यन डायनेस्टी का मॉडर्न बिहार, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बंगाल जैसे इलाकों में इनकी हुकूमत थी। बच्चे इन सभी जगह पर हुकूमत थी, मगर मुझे जानना ये है कि मौर्यन डायनेस्टी की कैपिटल क्या थी, मतलब कि राजधानी कहाँ पर थी, कहाँ पर ये राजा अपना बैठकर हुकूमत को चलाता था। तो बच्चे आप तस्वीर में देख सकते हो पाटलिपुत्र। अब बच्चे पाटलिपुत्र क्या है? भाई पाटलिपुत्र आपको दिख रहा होगा बिहार के अंदर आता है। किस में आता है? बिहार के अंदर। अगर आप बिहार के रहने वाले हो तो आपने देखा भी होगा पाटलिपुत्र, ठीक है। तो बच्चे पाटलिपुत्र को आज हम पटना के नाम से जानते हैं, वो बिहार की कैपिटल है। भाई बिहार के अंदर आता है, इसका मतलब हमारे जो राजा हैं, ये जो साम्राज्य मौर्यन डायनेस्टी जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो उनकी राजधानी कहाँ पर है? बंगाल में है, उत्तर प्रदेश में है या मॉडर्न बिहार? बिहार के अंदर आती है। और बिहार के अंदर भी कहाँ पर आती है बच्चों? बिहार के अंदर आती है पाटलिपुत्र, ठीक है। ये उनकी राजधानी है मौर्यन डायनेस्टी की। चलिए बढ़ते हैं आगे बच्चे। अब दिक्कत है, हमें मौर्यन डायनेस्टी के बारे में, उनके इतिहास के बारे में इतनी सारी जानकारी मिली कहाँ से? क्या मौर्यन डायनेस्टी के लोग मेरे
रिश्तेदार थे? नहीं बच्चों, मौर्यन डायनेस्टी का जो इतिहास है ना मौर्यन का, इनके इतिहास के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिली? ये सवाल हमसे पूछा जाता है कि हम इतनी सारी चीज़ें बता रहे, देखो हमने क्या क्या बताया। मैंने आपको बताया कि मौर्यन डायनेस्टी का पहला राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है भाई। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ये इंडो जेंजेटिक प्लेन पे कब्जा कर रखा था। भारत के इस पूरे इलाके पे आप तस्वीर में देखेंगे, भारत के इस पूरे इलाके पे कब्जा था चंद्रगुप्त मौर्य का। और कौन कौन से इलाके हैं इंडो जेंजेटिक प्लेन में? मॉडर्न बिहार है, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है, बंगाल है, इन सभी इलाकों पे था हमारा वो क्या मौर्यन डायनेस्टी का कब्जा, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य की हुकूमत थी। उनकी राजधानी कहाँ थी? उनकी राजधानी मॉडर्न बिहार, मतलब कि उसके अंदर पटना में, मतलब पाटलिपुत्र उनकी राजधानी थी, जहाँ पर वो बैठकर हुकूमत चलाया करते थे। अब इतनी सारी जानकारी अगर हमें मिली है मौर्यन के बारे में, देखो मौर्यन का इतिहास पढ़ रहे हैं ना, अब इतनी सारी मौर्यन हिस्ट्री की अगर जानकारी मिली है तो उसका सोर्स क्या है भाई? हमें इतनी सारी जानकारी कहाँ से मिली? तो बच्चे हम जानते हैं इतनी सारी जानकारी हमें कहाँ से मिली, मतलब कि जो मौर्यन का इतिहास था जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका हमें जानकारी, सोर्स का मतलब उसके इतिहास की जानकारी हमें मिली कहाँ से? तो बच्चे मैं आपको बताता हूँ 3 जगह से मिली थी हमें मौर्यन इतिहास की जानकारी। अगेन आई एम रिपीटिंग, मौर्यन का जो इतिहास था, इन लोगों की जानकारी हमें कैसे मिली? 3 तरीके से मिली। एक एक तरीके को बड़ी गौर से और बारीकी तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहला बच्चों यहाँ पर दिखा हुआ है, इट डिवाइडेड डिटेल्स, इट गिव डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। बेटा सबसे पहला जो हमें ये जो मौर्यन का इतिहास था ना, इसके बारे में जानकारी हमें सबसे पहले मिली थी ये अर्थशास्त्र किताब से। गौर से सुनना, अर्थशास्त्र किताब। बेटा ये जो अर्थशास्त्र किताब आपको स्क्रीन पे दिख रही है ना, अगर आपको नहीं नाम दिख रहा तो बच्चे मैं दिखा देता हूँ, अर्थशास्त्र। इस किताब से हमें ये जानकारी मिली। और इस किताब से क्या जानकारी मिली? देखो नीचे बोला भी हुआ है, इट गिव डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। मतलब कि अर्थशास्त्र नाम की किताब को पढ़ने के बाद हमें पता चला कि ये जो मौर्यन लोग थे ना, ये जो मौर्यन, देखो दिख रहे हैं आपको बच्चे, गौर से देखो इसको, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, माने कि जो मौर्यन राजा है, ये किस तरीके से प्रशासन को चलाते थे, ये पता चला हमें इस किताब अर्थशास्त्र से। तो देखो मुझे तो ये भी पता चल गया, अर्थशास्त्र ने मुझे जानकारी दी, और क्या जानकारी दी मुझे ये भी पता चल गया। अर्थशास्त्र की किताब को पढ़कर हमें क्या पता चला? अर्थशास्त्र की किताब को पढ़कर हमें ये पता चला कि जो मौर्यन डायनेस्टी है वो किस तरीके से प्रशासन को चलाती है, अपना राजपाट कैसे चलाती थी, हमें ये पता चला। देखो नीचे साफ लिखा हुआ है, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं आपको दिखाता हूं, इट गिव डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। बहुत ही ज्यादा जानकारी मिलती थी किस बारे में? द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। बेटा एडमिनिस्ट्रेशन को ना हिंदी में कहते हैं आपका प्रशासन, मतलब कि किस तरीके से राज किया जाता है उसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है बच्चे? तो बच्चे याद रखना, हमें क्या जानकारी सबसे पहले कहाँ से मिली थी? अर्थशास्त्र से। और अर्थशास्त्र की किताब पढ़ के हमें क्या पता चला? अर्थशास्त्र की किताब पढ़ के हमें ये पता चला कि मौर्यन के जो राजा महाराजा थे वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाते थे, मतलब कि उनका प्रशासन, उनका राज करने का तरीका क्या था। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी जानकारी। बेटा सेकंड जानकारी हमें मिली थी, इस गौर से इस बंदे को देख लो भाई, गौर से बंदे को देख लो। देखकर मुझे किसी भी एंगल से भारतीय तो नहीं लग रहा। बेटा इस तस्वीर में जो आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पर इस लड़के के आदमी के हाथ में किताब है। बेटा देखो दिख रही है आप लोगों को किताब? इस किताब का नाम है आपका इंडिका। बच्चे गौर से देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिका, इस किताब का नाम है। बच्चे इस किताब से भी हमें जानकारी मिली। पहली जानकारी हमें मिली थी अर्थशास्त्र नाम की किताब से। अर्थशास्त्र को पढ़ के हमें मौर्यन का इतिहास पता चला। हमें ये पता चला कि मौर्यन लोग एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, मतलब वो प्रशासन को कैसे चलाते थे। दूसरा हमें मिला इंडिका नाम की किताब से। ये जो इस आदमी के हाथ पे किताब दिख रही है, इस किताब का नाम है इंडिका। बच्चे ये किताब जो है वो लिखी थी मेगस्थनीस ने। बच्चे गौर से सुनना, मेगस्थनीस ने इस किताब को लिखा था। किताब का नाम आपका क्या है? इंडिका। नहीं दिख रहा तो ये देख लो, मैंने लिख दिया इंडिका। और इस किताब को लिखा किसने था? मेगस्थनीस ने।
मेगास्थनीज ने इस किताब को लिखा था। अब बच्चे इस किताब से क्या पता चला, देखो लिखा है इंडिका बाय मेगास्थनीज गिव डिटेल अबाउट द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड अबाउट द सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन। माने कि गौर से सुनना, इंडिका नाम की किताब को पढ़ के हमें पता चलता था कि मौर्यन लोगों का जब राज था उस वक्त पे शहर का प्रशासन कैसा होता था। देखो बच्चे गौर से, मैं उनके बारे में हिंदी में बताऊंगा, इंग्लिश में भी। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि शहर का प्रशासन कैसा था, सोशल पॉलिटिक समाज में जो राजनीति होती थी वो कैसी थी, इकोनॉमिक कंडीशन मतलब कि अर्थव्यवस्था कैसी थी, उसके हालात कैसे थे। इकोनॉमिक का मतलब होता है अर्थव्यवस्था, मतलब वहाँ के लोग अमीर थे, गरीब थे, क्या थे। तो हमें इंडिका नाम की किताब से पता चला कि जब मौर्यन लोगों का राज था, जिस इलाके में मौर्यन लोग कब्जा कर कर बैठे थे, जो वहाँ पे मौर्यंस का राज चला करता था, वहाँ पर उसके बारे में क्या पता चला, वहाँ के शहर के प्रशासन के बारे में, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के समाज के राजनीति के बारे में, माने कि सोशल पॉलिटिकल, वहाँ की अर्थव्यवस्था के हालात, माने कि इकोनॉमिक कंडीशन। तो बच्चे हमें सारी डिटेल किस किताब से मिली, इंडिका किताब से। ये इंडिका की जो किताब है उसे लिखा किसने था, इसको लिखा था इस मेगास्थनीज ने, ठीक है। ये हमारे भारत का नहीं था बच्चे, विदेश का आदमी था। देखो विदेश के आदमी ने किताब लिखी इंडिका, और उस किताब से हमें पता चला हमारे भारत के मौर्यन डायनेस्टी के बारे में। बेटा मौर्यन डायनेस्टी, मेरा एक सवाल है आप लोगों से, अगर आप लोगों को आएगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे जरूर कमेंट करके बताना, ये जो मौर्यन डायनेस्टी है इसके फाउंडर माने कि इसके पहले राजा कौन थे। तो जरूर मुझे बताइएगा इस सवाल का जवाब, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं भाई, देखो ध्यान से, मेगास्थनीज के बारे में हमें और बता रखा है। देखो बेटा मेगास्थनीज कौन था, बच्चे गौर से देखना, यहाँ पर ना कोट लगा हुआ है, कोट। बेटा ये कोट ना पहनने वाला कोट नहीं होता जो सर्दियों में पहनते हैं, बेटा कोट का मतलब होता है दरबार। ये चंद्रगुप्त मौर्य की दरबार है, मतलब यहाँ पर ये जो राजा बैठा हुआ है वो है चंद्रगुप्ता, और ये बाकी उसकी दरबार लगी है, उसका कोट लगा हुआ है जहाँ पर सारे लोग आकर बैठ रहे हैं, सलाह मशवरा हो रहा है, राजा से कुछ बातों के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो ये जो कोट लगा हुआ है वो चंद्रगुप्त का कोट है, देखो लिखा हुआ है ना चंद्रगुप्त कोट। तो बच्चे यहाँ पर ना ग्रीक से एम्बेसडर आया था, ग्रीक एक कंट्री है, याद रखिए, गौर से सुनिएगा, ग्रीक एक देश है। जैसे कि देखो मैं आपको समझाता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ, जैसे भारत है, ठीक है, ये हमारा भारत है, ठीक है, ओके, और ये है ग्रीक, यह है ग्रीक एक कंट्री, ठीक है। अब आपको पता है एक आदमी आता था यहाँ से और हमारे दरबार में बैठता था, और वो आदमी जो था, जो ग्रीक से आता था, वो ग्रीक के बारे में बताता था और ग्रीक के बारे में बातें किया करता था। उस आदमी को, उस आदमी की पोस्ट थी एम्बेसडर, उसे ग्रीक एम्बेसडर कहते थे, ठीक है बच्चे। तो याद रखना ये जो मेगास्थनीज है ना जिसने किताब लिखी है, देखो आपको दिख रहा होगा ये दरबार में है, ये देखो ये आदमी है जिसने किताब लिखी थी, और किताब कौन सी लिखी थी, इंडिका नाम की किताब लिखी थी। याद है आपको, इंडिका नाम की किताब लिखी थी। ये आदमी का नाम है मेगास्थनीज, क्या है, मेगास्थनीज। और इसने पता है क्या करा था, ये कौन है, ये ग्रीक का एम्बेसडर है। सर ग्रीक एम्बेसडर मतलब ये एक दूसरी कंट्री ग्रीक से आया था और ये उस कंट्री के बारे में जानकारी हमें देता था, तो ये ग्रीक एम्बेसडर है मेगास्थनीज हमारे। देखो कितनी बड़ी बात है बच्चों, ग्रीक कितना दूर का देश है, वहाँ से एक आदमी आता है ग्रीक एम्बेसडर की पोस्ट वाला आदमी, और वो हमारे चंद्रगुप्त के मौर्य में देखो किस तरीके से खड़ा है, तस्वीर में साफ दिख सकता है। ये जो आपके सामने दिखा हुआ है, ये बंदा जो ग्रीक का एम्बेसडर है मेगास्थनीज, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आ रखा है, ठीक है। तो ये दरबार में आया करता था, बैठते थे, इसकी खातिरदारी की जाती थी कि भाई दूसरी कंट्री से आया है, ग्रीक का एम्बेसडर है ये, तो इसे बैठाओ, इसे जो भी जानकारी लेनी है ले लो और फिर इसे वापस भेज देना। तो जब ये भारत में आता रहता था तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी लेता था और इसे वहाँ के लोगों के बारे में जानकारी पता चलती थी, तभी तो इसने लिखी किताब। देखो जा रहा है ना यहाँ से जाते इसने किताब लिखी, और किताब का नाम क्या था, इंडिका। और इस किताब को लिखा किसने था, मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज कौन था, वो ग्रीक से आया हुआ एक आदमी था जिसे ग्रीक एम्बेसडर कहते थे। क्या वो ग्रीक से भगा दिया गया था, नहीं मेरे बच्चों, उसे ग्रीक के लोगों ने ही भेजा था ताकि मौर्यन से, चंद्रगुप्त मौर्य से हम अच्छे रिश्ते बना सकें। ये ग्रीक कंट्री का ये चंद्रगुप्ता को जानकारी देता था, बदले में चंद्रगुप्ता कुछ इन्हें जानकारी देते थे। क्लियर है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे। दूसरी जानकारी हमें यहाँ से मिली थी, अब देखते हैं तीसरी जानकारी हमें कहाँ से मिली। तीसरी
तीसरी जानकारी मिली हमें पत्थरों से और बड़े बड़े पिलर से, जिनके ऊपर कुछ लेख लिखे हुए थे, रॉक एंड पिलर एडिक्ट। मतलब हमें तीसरी जानकारी यहाँ से मिलती है, बड़े बड़े पत्थरों से और पिलर एडिक्ट से। चलिए देखते हैं भाई, आगे देखेंगे और क्या है इसके बारे में। बच्चों सिर्फ 3 ही जगह नहीं थी जहाँ से हमें जानकारी मिलती थी। हमने पढ़ लिया, हमने पहला पढ़ा, जानकारी हमें कहाँ से मिली, अर्थशास्त्र की किताब से। देखो गौर से सुनना, हमें पहले जानकारी कहाँ से मिली, पहले जानकारी मिली हमें अर्थशास्त्र की किताब से। दूसरी जानकारी मिली हमें इंडिका, दूसरी जानकारी मिली मुझे इंडिका नाम की किताब से, जिसे एक मेगस्थनीज नाम के आदमी ने लिखा था, जो ग्रीक का एम्बेसडर था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आकर बैठता था। अब तीसरी जानकारी हमें कहाँ से मिली हमें भाई पत्थरों से, रॉक से मिली और बड़े बड़े पिलर से जो उस वक्त के बने हुए हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है, उनके ऊपर लिखे हुए चीज़ों को पढ़ के हमें पता चला। और कैसे मिली बच्चों, सिक्के हैं, ये वो सिक्के, गौर से देखना तस्वीर में, ये वो सिक्के हैं जो अशोका के टाइम पे चलते थे। ठीक है बच्चे, अब काफ़ी सारे बच्चों को ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी इस वाले नाम से। सर कभी अशोका का नाम आता है, कभी आता है चंद्रगुप्ता का। अभी आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, अशोका कौन है, चंद्रगुप्ता कौन है, सब ये तो हमें पता है। मौर्यन डायनेस्टी का जो सबसे पहला राजा था वो थे चंद्रगुप्ता। अशोका कौन है पता चल जाएगा। ये जो सिक्के दिख रहे हैं ना बच्चों, इन सिक्कों को पढ़ने के बाद भी, इन सिक्कों को, ये सिक्के हमें मिले थे भारत में, और ये सिक्के मिलने के बाद ये अशोका के टाइम के बनाए हुए सिक्के हैं। जब सारा का सारा साम्राज्य की बागडोर अशोका के हाथ में थी, तब उस वक्त उसने ये वाले सिक्के चलाए थे, और इन वाले सिक्के को ही पढ़ के, इनको देखकर हमें मौर्यन के बारे में जानकारी मिली। अब बच्चे हम अगला पढ़ेंगे मौर्यन एम्परर। बच्चे अब अगला टॉपिक है हमारा मौर्यन एम्परर, मौर्यंस के राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। मैंने अभी आपको पढ़ाया था, बहुत सारी चीज़ें बताई थी, अब मैं आपको और डिटेल में बात बताता हूँ। बेटा ध्यान से सुनिए, चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ पर इनका जन्म बता रखा है कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी। आप ध्यान से तस्वीर में देख सकते हो। तस्वीर में ये जो आपके सामने दिख रहा है शख्स, इनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्यन डायनेस्टी के पहले राजा। इनका जन्म 321 BCE में हुआ था और इनकी मृत्यु 297 BCE में हो गई थी। अब आगे हम देखते हैं जरा और बारीकी से। बेटा ये रही मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी के सारे राजाओं के नाम है, एक एक करके मैं आपको पढ़ता हूँ। मौर्यन डायनेस्टी में कौन कौन राजा थे। सबसे पहले राजा थे मौर्यन डायनेस्टी के चंद्रगुप्त मौर्य, यही बताया था ना आपको कि सबसे पहले राजा थे। इनके बाद राजा कौन बने, बिंदुसारा। कौन बने, बिंदुसारा। उसके बाद बने अशोका, उसके बाद बने आपका दशरथा, उसके बाद बने संप्राति, इसके बाद बने शलीशुखा, इसके बाद बने देववर्मन और बने शताधवनन और आपका बृहद्रथा। ये सारे के सारे आपके मौर्यन एम्पायर के राजा हैं, ये सब मौर्य हैं। बेटा बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ये मौर्यन का अंपायर है, ये सारे मौर्य हैं। इनके नाम के आगे मौर्य नहीं लग रहा तो कंफ्यूज मत होना। चंद्रगुप्त मौर्य, ये तो मौर्य हैं, बिंदुसार भी हैं, अशोका भी हैं, दशरथा भी हैं, संप्राति भी हैं, शालीशुखा भी हैं, देवरामन भी है, सब के सब ये मौर्यन हैं। याद रखना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक जाता है उसके बाद दूसरा आता है, दूसरा जाता है तीसरा आता है। देखते रहो ध्यान से। अगर आप गौर से देखोगे चंद्रगुप्त मौर्य कब चले गए थे, 29 BCE में। देखो ध्यान से देखना, 29 BCE में चले गए थे तो बिंदुसार आ गए 297 में। 268 272 में कौन चले गए थे, बिंदुसारा। और देखो 272 में कौन आ गए थे, अशोका आ गए थे। 224 पे कौन चले गए थे, दशरथा। 224 पे आ गए संप्राति। देखो एक जाता है दूसरा आता है। क्लियर है बच्चों, ये सारे के सारे मौर्यन डायनेस्टी है, मतलब कि एक के बाद एक के बाद ये पीढ़ी चली आ रही है, इसे डायनेस्टी कहते हैं। अब ये सारे मौर्यन हैं तो मौर्यन डायनेस्टी है। तो मौर्यन पूरी डायनेस्टी का सबसे पहला राजा, अब आप स्क्रीन पे देख के बता सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, ये पहले राजा है मौर्यन डायनेस्टी के। अब मैं आपको इनके बारे में और भी बातें बताऊंगा, गौर से सुनिएगा आप लोग। ठीक है बच्चे, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना एक साम्राज्य बनाया। गौर से सुनना, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना एक साम्राज्य बनाया। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, ये पहले राजा मौर्यन के, इन्होंने अपना साम्राज्य बनाया और किन किन जगह पे हुकूमत करी आप इस पे देख सकते हो। स्क्रीन पे आपको साफ दिख रहा होगा, एक बार मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। सेंट्रल इंडिया, मतलब कि भारत का केंद्र, सेंट्रल इंडिया पे इन्होंने हुकूमत चलाई। बिहार पे इन्होंने कब्जा किया, बंगाल पे किया और उड़ीसा में किया। ठीक है बच्चे, गौर से सुनना, इन चारों इलाकों पे कब्जा था किसका, ये चंद्रगुप्त मौर्य का था। ठीक है, ध्यान से सुनना, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य खड़ा करा। और अंपायर का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा साम्राज्य। देखो कितना बड़ा है, सेंट्रल इंडिया आ रहा है, बिहार आ रहा है, बंगाल आ रहा है। देखो ध्यान सुनना, सेंट्रल इंडिया आ रहा है, बिहार आ रहा है,
बंगाल आ रहा है, उड़ीसा आ रहा है, इन सभी जगहों पे किसकी हुकूमत थी? चंद्रगुप्त मौर्य की। उन्होंने अपना पूरा साम्राज्य खड़ा कर रखा था। ठीक है, और बातें जानेंगे। देखो बच्चे, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत बड़े युद्ध के बारे में बताना चाहता हूँ बच्चे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको तस्वीर में साफ दिख रहा होगा, इस युद्ध का नाम है सेल्यूसिड एंड द मौर्यन वॉर। भाई साहब, मतलब एक तरफ था सेल्यूसिड और एक तरफ था मौर्यन, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। बेटा ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ आपको इसके बारे में। कौन थे सेल्यूसिड, कौन थे मौर्यन, इसके बारे में हम जानेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है, सेल्यूसिड और मौर्यन के बीच में युद्ध हुआ था। अब ये कौन मौर्य है? ये बेटा ये मौर्य है, गौर से सुनिएगा। ये मौर्य है आपका ये थे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात हो रही है। ठीक है बच्चे, तो ये मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एक तरफ मौर्यन लोग थे, एक तरफ सेल्यूसिड थे, इनके बीच में युद्ध हुआ। अब देखिए युद्ध के बारे में क्या बताया हुआ, ये रे बच्चे मैं आपको बता दूं एक चीज, बहुत कमाल की बात है। ये जो मौर्यन लोग थे, मौर्यन लोग इतनी आसानी से युद्ध जीत जाते थे, और बहुत सारे लोगों से। और किन से इन्होंने युद्ध जीता? बेटा आप इस बारे में जान लोगे। क्यों? क्योंकि इनके मंत्री थे चाणक्य। बेटा तस्वीर में आपने इन्होंने हमेशा अपने अक्सर इनको बहुत सारे नाटकों में देखा होगा और मूवीज़ में देखा होगा या शॉर्ट्स में देखा होगा। ये जो तस्वीर में आपको शख्स दिख रहे हैं, कोई आम शख्स नहीं है, इनका नाम है चाणक्य। और चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। मंत्री का मतलब तो जानते हो ना, उनके साथ बैठते थे, उन्हें सलाह करते थे। तो चाणक्य तो थे वो मिनिस्टर थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। आप देख सकते हो नीचे लिखा भी हुआ है, चाणक्य मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य राजा के मंत्री थे चाणक्य, जो कि दिमाग के एकदम तर्रार और बहुत तेज, इतने तेज कि मानो बाल में भी तक छेद कर दें, इतने इनका दिमाग तेज था। बच्चे मैं आपको बताता हूँ सेल्यूसिड वॉर के बारे में। यहाँ पर आपको ये जो आदमी दिख रहा है ना, ये है आपका सेल्यूकस निकेटर। गौर से सुनना, इस आदमी का नाम है आपका सेल्यूकस निकेटर। सर ये कौन है? बेटा नाम से एक बार सुनो, सेल्यूकस निकेटर। इतना तो तय ये हमारे भारत का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बेटा ये कौन था? ये अलेक्जेंडर का सेनापति था। सर ये अलेक्जेंडर कौन है? रुको 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 मेरे बच्चों, अलेक्जेंडर के बारे में आप लोग नहीं जानते। वो बहुत खतरनाक आदमी था। अगर कोई आपसे पूछे अलेक्जेंडर द ग्रेट, बच्चों मैं आपको बता दूं, इस पूरी दुनिया पे जिसने हुकूमत करी, पूरी दुनिया पे, मैं छोटे मोटे भारत की बात नहीं कर रहा, भारत के बारे में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इधर उधर के कुछ इलाके, वो आदमी जिसने पूरे भारत को नहीं पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाया, पूरी दुनिया को जीत कर अपनी मुट्ठी में किया था, उस आदमी का नाम था आपका सिकंदर। और उसे हिंदी में बोलते थे, सॉरी इंग्लिश में बोलते थे अलेक्जेंडर द ग्रेट। और ये उसका सेनापति था। ध्यान से देखो, ये जो है उसका सेनापति है सेल्यूकस निकेटर। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखो यहाँ पर टेक्स्ट पे लिखा भी हुआ है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल जनरल ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। मतलब कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर जिसने पूरी दुनिया को जीत लिया था, उसका सबसे बड़ा सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। अब तुम खुद सोच के देखो यार, अलेक्जेंडर ने अगर पूरी दुनिया को जीत लिया था, तो ये सेल्यूकस उसका बड़ा सेनापति था। भाई यही तो लड़ता था ज़्यादातर युद्ध। अलेक्जेंडर तो राजा था, वो भी युद्ध करता था, और ये तो उसका मंत्री था बहुत बड़ा, मतलब इसका ना वो था सेनापति था, युद्ध तो सारी यही करता था। अब सोचो कितने बड़े आदमी से जुड़ा हुआ ये सेल्यूकस निकेटर, इसको हराना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। अब भयंकर, इससे चंद्रगुप्त मौर्य भिड़ गए। अब बच्चे देखो, इसी युद्ध को तो बोला गया, देखो ध्यान से, सेल्यूसिड एंड मौर्यन वॉर। एक तरफ थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, एक तरफ थे सेल्यूसिड। अब भाई सेल्यूसिड कौन थे? सेल्यूकस निकेटर इस आदमी का पूरा नाम है। और ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है मेरे बच्चों, ये जो तस्वीर में आपको आदमी दिख रहा है, ये अलेक्जेंडर द ग्रेट का सबसे बड़ा सेनापति है, ये सबसे बड़ा सेनापति। और अलेक्जेंडर ग्रेट ये तो दुनिया को जीतने वाला अजूबा है भाई। ये वो आदमी था जिसने दुनिया जीत डाली। कहां छोटे मोटे राजा छोटे मोटे इलाकों पे कब्जा करते थे, और अलेक्जेंडर तो पूरी दुनिया को जीत चुका था, और ये उसका सेनापति था। अब सोचो भाई, इससे भिड़ने से पहले तो लोग 2 बार सोचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चों। हमारे भारतीय लोग भी कुछ कम नहीं थे, चंद्रगुप्त मौर्य भिड़ गए उससे, कोई डर नहीं, क्योंकि चाणक्य जैसे मंत्री थे उनके पास।
चाणक्य ऐसी रणनीति बताते थे कि सेल्यूकस तो क्या चीज़ है, अगर अलेक्जेंडर भी आ जाता तो शायद वो भी हार जाता। लेकिन अभी देखते हैं हमारे इस युद्ध में कौन जीता। बच्चों देखो ये तस्वीर है अलेक्जेंडर द ग्रेट की। ये अलेक्जेंडर है बच्चों जिसने पूरी दुनिया पे अपना हुकूमत जमाई थी, और ये अलेक्जेंडर द ग्रेट है। और इसका सबसे बड़ा सेनापति जो उसके साथ रहता था, जो युद्ध करता था, वो था सेल्यूकस निकेटर। अब बच्चे होता क्या है, अब होता क्या पता है क्या, देखो अब अलेक्जेंडर क्या करना चाहता था, पूरी दुनिया को अपनी हुकूमत पे लेकर आना चाहता था। तो भाई अलेक्जेंडर का ये काम कौन करेगा, उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर जहां जाता वहां युद्ध जीत जाता, हर जगह पर पूरी दुनिया को जीत चुका था। लेकिन ये बेचारा आ गया भारत में, और इसकी निगाहें पड़ गई भारत में। और उस वक्त भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य था हमारे चंद्रगुप्त मौर्य का। छोटे मोटे आदमी थोड़ी थे यार, वो भी तो थे। अब सेल्यूकस निकेटर की युद्ध में लड़ाई हो गई थी हमारे चंद्रगुप्त मौर्य से, लेकिन जीता कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। बेटा आप लोगों से ना सवाल पूछा जाएगा, अगर कभी कोई आपसे पूछे इतिहास में कि सेल्यूसिड एंड मौर्यन वॉर किस किस के बीच में लड़ा गया था। भाई सेल्यूसिड एंड मौर्यन वॉर में कौन कौन थे, एक तरफ था आपका सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर था, और दूसरी तरफ कौन था, दूसरी तरफ था हमारा चंद्रगुप्त मौर्य थे। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है। अब ये कौन है सेल्यूकस निकेटर, ये हमारे अलेक्जेंडर द ग्रेट का सबसे बड़ा सेनापति है। मतलब भाई ये बहुत बड़ी ताकत है, और अलेक्जेंडर कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, मैं आपको बता चुका हूं, जिसने पूरी दुनिया को जीत लिया था, और सेल्यूकस निकेटर के दम पे जीता था वो। यही करता था युद्ध सबसे ज्यादा, और ये उसी के साथ था। अब इसका युद्ध हो गया था किसके, हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। अरे चंद्रगुप्त मौर्य ने से हरा डाला। अब सोचो इस पूरी दुनिया में चंद्रगुप्त के नाम का कितना बड़ा डंका बजा होगा। लोग कह रहे होंगे अरे आपको पता है ये सेल्यूकस निकेटर, ये तो जहां जाता है वहां उस इलाके को जीत के आता है और वहां के लोगों को तबाह कर देता है। इसकी नजर पड़ी भारत पे, और ये भारत पे गया युद्ध करने। लेकिन भारत पे बहुत बड़ा राजा था जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। उसने तो भैया से चुटकियों में हरा दिया आराम से। अगर कोई आपसे सवाल पूछता है कि सेल्यूकस एंड मौर्यन वॉर, ये देखो सेल्यूसिड एंड मौर्यन वॉर में जीता कौन, तो आप सबको पता है कौन जीता था, चंद्रगुप्त मौर्य जीते थे। और इनके जीतने का कारण कौन था, आप देख सकते हो चाणक्य। भाई जिस तरफ से चाणक्य खेल रहे हों, जिस तरफ से मंत्री चाणक्य जैसे विद्वान हो, उसे तो कोई हरा ही नहीं सकता मेरे बच्चों। आप क्या मैं क्या, अगर सेल्यूसिड छोड़ो, अगर ये सेल्यूकस निकेटर की जगह पर इसका राजा अलेक्जेंडर भी आ जाता तो वो भी हार जाता, क्योंकि भाई चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री ये चाणक्य बहुत खतरनाक चीज थे। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य। राजा कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य थे या चाणक्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य तो उनके मंत्री थे, कौन थे, उनके मंत्री। तो चलिए अब कहानी को आगे लेकर चलते हैं। भाई अब तो आपको पता चल गया हमारे भारत के लोग भी कम नहीं है, पूरी दुनिया जिससे हार जाती है हम उसको भी हरा देते हैं बिड़ू, ठीक है। अब अपन लोग आगे बढ़ेंगे। देखो चंद्रगुप्त मौर्य जीत चुके हैं, अब देखो आगे क्या होता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य जीत गए। सम्राट कैप्चर दीज एरिया आफ्टर डिफीटिंग सेल्यूकस निकेटर। अब जाहिर सी बात है सेल्यूकस निकेटर ने क्या करा, सेल्यूकस निकेटर ने आके कब्जा करा, और कब्जा करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें हराया। हराने के बाद इन सभी इलाकों पे चंद्रगुप्त मौर्य की हुकूमत हो गई। अफगानिस्तान को अब कौन चलाएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। बलूचिस्तान को आप देख सकते हो, ये भारत का नक्शा बच्चे देखो, ये भारत है, ये भारत का नक्शा, ये दिख रहा है, ये आपको ये भारत का नक्शा है, ये भारत है। इसके अलावा अफगानिस्तान भी अब चंद्रगुप्त मौर्य के कब्जे में था, बलूचिस्तान भी चंद्रगुप्त मौर्य के कब्जे में था। और बच्चों ये जो लाइन जा रही है ना, जो मैंने बना रखे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपकी इंडस है, इंडस नदी के आसपास की वैली, ये इंडस नदी है, माने कि सिंधु नदी। इसके आसपास के जितने भी इलाके थे ना, जितने भी इलाके, इन सभी इलाकों पे भी अब चंद्रगुप्त मौर्य का कब्जा था। इसका मतलब ये जो युद्ध हुआ था, ध्यान से सुनना, ये जो युद्ध हुआ था सेल्यूसिड एंड मौर्यन वॉर, इस युद्ध में जीतने के बाद हमने पहले हराया सेल्यूकस निकेटर को, इसको भी हरा डाला है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। इन्हें हराने के बाद हमारे चंद्रगुप्त मौर्य को कौन कौन से नए इलाके मिले, अफगानिस्तान पे उनकी हुकूमत हुई, बलूचिस्तान पे उनकी हुकूमत हुई, और ये जो इंडस नदी के पास वाले इलाके हैं इस पे भी किसकी हुकूमत हो गई थी, हमारे सम्राट की, माने कि चंद्रगुप्त मौर्य की। बेटा युद्ध जीतने के बाद राजा को फायदा होता है, ऐसा नहीं कि युद्ध जीत के थैंक यू बोल के काम चल जाता है, ऐसा नहीं होता था, ठीक है। पेपर में सवाल आ सकता है आपका इसमें कि सेल्यूसिड एंड
मौर्यन एम्पायर वॉर के बाद जीता कौन और जीतने वाले को कौन कौन से इलाके मिले? जीतने वाले बंदे का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य और कौन कौन से इलाके उन्हें मिले? अफगानिस्तान मिला, बलूचिस्तान मिला और इंडस वैली के आसपास की जितनी भी इलाके थे, आप इसे इंडस प्लेन भी बोल सकते हो, है ना, वो सारे इलाकों पे कब्जा मिल गया था चंद्रगुप्त मौर्य को। इसका मतलब इस युद्ध के बाद मौर्य का साम्राज्य बढ़ गया या छोटा हो गया? बढ़ गया मेरे बच्चों, बढ़ गया। आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो नीचे ने एक लाइन बोली हुई है जो आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ही कॉन्क्यूर्ड मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड बिकेम अ यूनिफायर ऑफ इंडिया। देखो यहाँ पर बोला हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य समय के साथ साथ भारत के लगभग सारे इलाके जीत गए। लगभग सारे इलाके नहीं जीते थे, लगभग सारे इलाके, मतलब 80% इलाके जीत गए, ऐसा मान लो। लगभग सारे इलाके जीत गए थे और उन्हें पहला यूनिफायर माना गया था। मतलब भारत का पहला ऐसा साम्राज्य जिसने आधे से ज़्यादा भारत पे हुकूमत कर ली। और भारत के अलावा आपको पता है अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और ये जो सिंधु नदी के पास के इलाके थे, ये भी किसने जीत लिए थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और किसको हरा के? सेल्यूकस निकेटर। अरे कमाल की बात बताता हूँ यार मैं आपको, एकदम बड़ी कमाल की बात। देखो एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये जो सेल्यूकस निकेटर थे ना, ये जो सेल्यूकस निकेटर थे, ये बेचारे हार गए थे युद्ध में। अब हराया किसने था? हराया चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इन्होंने बोला कि यार चंद्रगुप्त मौर्य, आप तो यार मतलब मानना पड़ेगा यार, आप तो बहुत ताकतवर आदमी हो, हमने पूरी दुनिया को हराया लेकिन आपके जैसा टक्कर वाला आदमी नहीं मिला। तो सेल्यूकस निकेटर में कहा जाता है इन्होंने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करवा दी थी। इन्होंने कहा मेरी बेटी के साथ एक दमदार युद्ध होना चाहिए, मतलब एक दमदार योद्धा होना चाहिए जो मेरी बेटी की रक्षा कर सके। और चंद्रगुप्त मौर्य, अगर तुमने मुझे हराया है तो तुम्हारी बाजुओं में दम है और मैं चाहता हूं तुम मेरी बेटी से शादी करो। और इन्होंने मतलब की रिक्वेस्ट करी थी चंद्रगुप्त मौर्य से कि आप मेरी बेटी से शादी कर लीजिए, मेरी बेटी अगर आपसे शादी करेगी तो उसके भाग धन्य हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो हमें पता है अफगानिस्तान, बलूचिस्तान ये इनके कब्जे में आ गया था। और याद रखना हमारे जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने भारत के लगभग सारे पार्ट जीत लिए थे, सारे पार्ट। और उन्हें भारत का पहला यूनिफायर माना जाता था। यूनिफायर मतलब इकलौती ऐसी ताकत जिसने भारत के आधे से ज़्यादा इलाकों पे कब्जा कर लिया था, ठीक है, उन्हें जीत लिया था बच्चे। लेकिन यहाँ पर बोला हुआ है, देखो क्या, When he was at 42, जब ना हमारे चंद्रगुप्त मौर्य 42 साल के हुए तो उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि अब मैं कमज़ोर हो चुका हूँ, मेरी उम्र हो गई है, मुझे सिंहासन छोड़ देना चाहिए। तो 42 साल की उम्र में ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने अपनी राजगद्दी को थ्रोन कहते हैं, इन्होंने अपने सिंहासन को छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद ऐसा नहीं कि छोड़ के बोले जो मर्जी बैठ जाओ ना, उस सिंहासन का क्या हुआ अब इसी को बहुत जानना है, बड़ी गौर से सुनिएगा। जब चंद्रगुप्त मौर्य 42 साल के थे, उस उम्र पे उन्होंने अपने सिंहासन को छोड़ा और सिंहासन मिला उनके बेटे बिंदुसार को। देखो ध्यान से सुनना, आप लोगों ने पढ़ा था मौर्यन डायनेस्टी पढ़ा था। मौर्यन डायनेस्टी में आपने ये पढ़ा था कि सबसे पहले थे चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया था? वो बिंदुसारा उनके बेटे थे। मतलब कि इन्होंने बोला अपने बेटे बिंदुसारा, अब इनका कनेक्शन पता चल गया। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे बिंदुसारा, इन्होंने बेटे को बोला बेटे अब तुम्हारे बाजुओं में दम आ गया है, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं सिंहासन छोड़ रहा हूं और सिंहासन पे आप बैठोगे बिंदुसारा। अरे अगर ये बिंदुसारा अब सारा साम्राज्य चलाएगा तो भैया ये चंद्रगुप्त मौर्य क्या करेंगे? रोटी बेलेंगे। बच्चे बताता हूं आपको क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अब क्या करा हमारे जो ये चंद्रगुप्त थे, उन्होंने 42 साल की उम्र पे अपने सिंहासन को छोड़कर अपने बेटे को बैठा दिया, मतलब कि बिंदुसारा को। अब खुद इन्होंने क्या करा, यहां पर देखो भाई, यहां पर बोला था ही बिकेम एन एस्थेटिक अंडर द जैन संत आचार्य भद्रा बाहु। बेटा ध्यान से सुनिए, ये थे चंद्रगुप्त मौर्य और ये एक संत था। बच्चे गौर सुनना, ये संत है। और संत कौन से? इनका नाम ये जैन संत है, ये हिंदू धर्म से नहीं है, जैन संत है, ठीक है, ये जैनिज्म के हैं, ये जैन के एक संत है। संत आदमी वो होता है जो भगवान के बारे में बातें करता है, अच्छी बातें करता है, अच्छे मैसेज को पहुंचाता है। और इन्होंने क्या करा, इनका नाम बताता हूँ, इन संत का नाम बताता हूँ। इस संत का नाम था आचार्य भद्रा बाहु।
बेटा याद रखना, ये हमारे चंद्रगुप्ता हैं, ये चंद्रगुप्ता राजा हैं। इन्होंने अपने बेटे को सिंहासन दे दिया और सिंहासन देने के बाद ये क्या कहाँ गए, ये गए इसके पास जिसका नाम है आपका आचार्य भद्रबाहु। और इन्होंने आचार्य भद्रबाहु के साथ मिलकर ये क्या बन गए, ये एक एस्थेटिक बन गए, मतलब कि एक संत बन गए। ये भी इन्होंने कहा कि अब मैं अपने मारपीट का, ये जो युद्ध का जीवन है, इन सब जीवन को त्याग दूंगा और मैं भी अब आपके साथ आचार्य भद्रबाहु के साथ संत बन जाऊंगा। तो देखो हाथ जोड़ के खड़े हुए चंद्रगुप्त मौर्य। और ये जो संत है वो कौन से धर्म के, जैन संत है, और इनका नाम है आचार्य भद्रबाहु। कौन सा है, आचार्य भद्रबाहु। अब इनके साथ क्या होता है बच्चे, यहाँ पर बोला हुआ है आचार्य भद्र। अच्छा देखो भाई, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था इसने कई सारे इलाकों को जीत लिया था। इन्होंने सेल्यूसिड निकेटर को भी हराया और इनके पास अफगानिस्तान आ गया था, बलूचिस्तान आ गया था, सिंधु नदी के पास के इलाके आ गए थे। मगर इनकी राजधानी कहाँ थी, पटना, बिहार। ये देखो याद है मैंने आपको बताया था इनकी राजधानी बिहार थी। बिहार में ये रहा करते थे। और बिहार में कहाँ, पाटलिपुत्र। कहाँ पर, पाटलिपुत्र पे इनकी राजधानी थी, पाटलिपुत्र। वहां पर महल बना के मजे से रहा करते थे ये लोग, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये मैप क्यों दिखा रहे हो, हुआ क्या। बच्चे देखो मैप में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, ही माइग्रेटेड टू साउथ इंडिया विद हिम एंड स्पेंड द लास्ट डेज इन सैलिन खाना एट श्रवण बेला गोला इन प्रेजेंट डे कर्नाटका। बेटा ये क्या होता है, देखो ध्यान से यहाँ पर बताया हुआ है, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो आचार्य भद्रबाहु के पास जाते हैं, ठीक है। आचार्य भद्रबाहु के पास जाने के बाद वो खुद भी संत बन जाते हैं और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, पाटलिपुत्र से चले जाते हैं कर्नाटका पे। देखो तस्वीर में साफ दिख रहा होगा, ये बिहार में पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी, उसको छोड़कर ये दोनों के दोनों चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य भद्रबाहु, ये जो संत थे, ये दोनों के दोनों मिलकर यहाँ से निकल जाते हैं और चले जाते हैं कर्नाटका। कहाँ जाते हैं, कर्नाटका। और कर्नाटका में देखो कहाँ पे आते हैं, कर्नाटका पे फिर ये अपने जीवन के आखिरी चरण बिताते हैं। सब सारा जीवन, सारा राजपाट अपने बेटे बिंदुसार को दे दिया, कहा बेटा अब तू देख और मैं जा रहा हूँ इनके साथ, ये जो है ये जो आचार्य भद्रबाहु है इनके साथ मैं कर्नाटका जा रहा हूँ। मिलकर कर्नाटका चले गए और कर्नाटका में इन्होंने अपनी आखिरी जीवन बिताए संत बन के। और कहाँ पर बिताए थे, यहाँ पर बता रखा है सैलिन खाना, सैलिन खाना बताया था, श्रवण बेला गोला। श्रवण बेला गोला जिस जगह पर इन्होंने अपने आखिरी पल बिताए। कोई अगर आपसे सवाल पूछे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने, ध्यान सुनना, कोई आपसे सवाल पूछे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 42 साल की उम्र में सिंहासन को छोड़ दिया तो क्या हुआ, तो आप बोलोगे सर 42 साल की उम्र में 42 की एज में चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंहासन छोड़ के अपने बेटे बिंदुसारा को दिया और खुद वो गए एक संत के पास, और संत का नाम था आचार्य भद्रबाहु। आप देख सकते हो इनका नाम था आचार्य भद्रबाहु। और इनके साथ मिलकर चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य भद्रबाहु दोनों पाटलिपुत्र से निकलकर कहाँ चले गए, ये चले गए कर्नाटका। देखो तस्वीर में साफ दिख रहा है ना। और यार ये बिहार को सर्कल क्यों करा है, क्योंकि पाटलिपुत्र बिहार के अंदर था इनकी राजधानी, और बिहार से निकलकर ये चले गए कर्नाटका, ठीक है। और फिर अपना सारा आखिरी जीवन इन्होंने यहीं बिताया, ठीक है। अब तो भाई हमारे चंद्रगुप्त मौर्य तो चल दिए, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, उनका बेटा बिंदुसारा। कौन, बिंदुसारा, ठीक है। अब देखते हैं आगे। चाणक्य अभी नहीं गए, चाणक्य हैं। चाणक्य वॉज द टीचर ऑफ द फर्स्ट मौर्यन एम्परर चंद्रगुप्त। बेटा चाणक्य क्या थे, चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त के टीचर थे, मतलब कि अध्यापक। जैसे मैं आप सभी बच्चों का टीचर हूं ना, वैसे ही चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त के टीचर थे, ठीक है। अब भाई चाणक्य चंद्रगुप्त से जो सारी चीजें चंद्रगुप्त इनसे सीखते थे, है ना, टीचर थे। अब यहाँ पर देखो क्या बोला, चाणक्य वॉज अ प्लानर, फिलोसोफर एंड एन इकोनॉमिस्ट ऑफ दैट एज। उस उम्र पे चाणक्य बहुत बड़े प्लानर थे, मतलब कि रणनीति बनाने में माहिर आदमी। कहते थे चाणक्य के द्वारा बनाई गई रणनीति को कोई नहीं हरा सकता। साथ ही साथ वो फिलोसोफर्स थे। फिलोसोफर मतलब उनकी कही गई सारी बातें सत्य होती थी, वो बड़ी बड़ी बातों पर टिप्पणी किया करते थे और जो वो कहते थे वही होता था सत्य। और इसके अलावा वो इकोनॉमिस्ट थे, उन्हें पता था साम्राज्य को कैसे चलाना है। मतलब चाणक्य इन सब चीज़ों में माहिर थे और पूरी दुनिया इसके बारे में जानती थी। पूरी दुनिया कहती थी भाई चाणक्य में बहुत ज्ञान है। उनकी रणनीति मतलब कि प्लानिंग कभी फेल नहीं जाती। चाणक्य की फिलॉसफी मतलब जो बात उन्होंने कह दी वो हमेशा सत्य होती है। इसके अलावा इकोनॉमिस्ट मतलब कि किस तरीके से साम्राज्य को चलाना है ये राजा को सबसे बेहतर तरीके से सिर्फ एक ही आदमी बता सकता है, चाणक्य। लेकिन अफसोस अलेक्जेंडर द ग्रेट पे चाणक्य नहीं थे। चाणक्य किसकी तरफ थे, चंद्रगुप्त मौर्य की तरफ थे।
इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी थी, पढ़ाया था, लिखाया था। इसके बारे में देखो हमने क्या क्या पढ़ा। ये अच्छे प्लानर थे, ये अच्छे फिलोसोफर थे, ये अच्छे इकोनॉमिस्ट थे। प्लानर का मतलब अच्छी रणनीति बनाते थे, और फिलोसोफर का मतलब है ये अच्छी भविष्यवाणी या टिप्पणियाँ क्या करते थे, और इकोनॉमिस्ट का मतलब क्या है, ये अच्छे से प्रशासन को, साम्राज्य को चलाना जानते थे कि साम्राज्य में कौन सा पैसा कहाँ पर कितना लगाना है, कैसे हुकूमत करनी है, सब जानते थे। बच्चे इन्होंने 2 किताब लिखी थी अपने पूरे जीवन में। बच्चे ध्यान से सुनना, चाणक्य ने 2 किताब लिखी थी। पहली किताब का नाम है अर्थशास्त्र और दूसरी किताब का नाम है आपका नीति, चाणक्य नीति। ये 2 किताबें लिखी थी आपका किसने? अच्छा, ये वही अर्थशास्त्र की किताबें याद करो जिसके बारे में पढ़कर हमें मौर्यन के बारे में पता चला। अब एक बात बताओ, ये जो हमारे इस किताब को लिखने वाले आदमी हैं चाणक्य, ये तो मौर्यन के साथ ही रहते थे, उनके मंत्री थे, तो ये तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। इन्होंने अपनी किताब अर्थशास्त्र में मौर्यन के बारे में बहुत सारी जानकारी बताई थी। इसी किताब को पढ़ने के बाद जब आप क्लास 11th में जाओगे तो अर्थशास्त्र की किताब पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स की। और ये अर्थशास्त्र का ज्ञान हमें किसने दिया? चाणक्य ने। ठीक है, तो चाणक्य ने अपनी जिंदगी में 2 किताबें लिखी थी। एक किताब लिखी थी अर्थशास्त्र, दूसरी लिखी थी चाणक्य नीति। ठीक है, ये 2 किताबें लिखी थी उन्होंने। अच्छा देखो यहाँ पर बोला भी है। चाणक्य का और भी बहुत सारे नाम थे। चाणक्य को 2 अलग नामों से जाना जाता था। कुछ लोग इन्हें कौटिल्य भी कहते थे, कुछ लोग इन्हें विष्णुगुप्ता भी कहते थे। गौर से सुनना, चाणक्य ने अपने जीवन में 2 किताबें लिखी। एक लिखी अर्थशास्त्र, दूसरी लिखी थी चाणक्य नीति। और इसके अलावा चाणक्य के और भी नाम थे। क्या नाम था? एक नाम था कौटिल्य और एक नाम था विष्णुगुप्ता। आप देख सकते हो, कौटिल्य था और ये विष्णुगुप्ता था। कुछ लोग इन्हें चाणक्य कहते थे, कुछ लोग इन्हें कौटिल्य कहते थे, कुछ लोग इन्हें विष्णुगुप्ता के नाम से भी जानते थे, पुकारते थे। पूरी दुनिया में अलग अलग नाम से जाने जाते थे। ठीक है, अब बच्चे ध्यान से सुनिएगा। अब हम बिंदुसारा के बारे में और भी डिटेल में चलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं ब्रेक ले लेता हूँ बच्चों अपने लिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।